हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे इस प्रैक्टिस सेट में। इस प्रैक्टिस सेट में हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो आपका सब्जेक्ट होता है, उससे संबंधित आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, उन सभी को हम आपके साथ यहाँ पर डेली डिस्कस करते हैं। आज भी इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर सीटेट का पेपर लिया गया है यहाँ पर। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य है। भाई, जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जिसके ऊपर आपकी बात की गई थी, जीन पियाजे ने की थी और लेव वाइगोत्स्की ने भी की थी, है ना। जो दोनों ने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए थे। जो ये संज्ञानात्मक विकास का आखिर होता क्या है, इसका तात्पर्य क्या होता है? ऑप्शन ए, ग्रहण की गई संवेदी सूचनाओं का रूपांतरण। बी, ग्रहण की गई सूचनाओं का विस्तारण। सी, सूचनाओं का संग्रहण एवं पुनः प्रस्तुतिकरण। या ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो देखिए भाई, जो आपका संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, वो आपका इन सभी से संबंधित होता है। भाई, ग्रहण की गई जो संवेदी सूचना है उनका रूपांतरण करना, ग्रहण की गई सूचनाओं का विस्तारण करना और सूचनाओं का संग्रहण करना एवं उनको पुनः प्रस्तुतिकरण। भाई, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, भाई कोई चीज आपने याद करी, देखी या कोई समझा, कोई गेम खेला या कोई नियम तौर तरीके सीखे, वो आपके जो दिमाग में, वो आपके संज्ञान में आपके एक तरह से संग्रह हो गए, संग्रहण हो गया उनका, और बाद में आप जरूरत पड़ने पर उनका पुनः प्रस्तुतिकरण भी कर सकते हैं। तो ये आपका संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य होता है। ये सभी के सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों के विकास में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पर सही कथन छांटना आपको। ऑप्शन आपके ए, विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट हैं और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन बी, बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एकमत हैं। सी, बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। या ऑप्शन नंबर डी, सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया है। अब यहाँ पर आपको स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट छांटना है कि सही स्टेटमेंट कौन सा होगा। देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या है? विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट हैं, ये तो चलो ठीक है, लेकिन उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, यही आपका गलत हो गया। भाई, विकास एक दूसरे से संबंध होता है, कौन उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है, मोरल डेवलपमेंट है उसका, ये सभी एक दूसरे से जो विकास है, एक दूसरे से संबंध होता है विकास का। तो ये स्टेटमेंट तो हो गया आपका गलत। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एक मत है। देखिए, ये भी गलत है, क्योंकि भाई सभी सिद्धांत अपना अलग अलग मत देते हैं। सभी सिद्धांत ऐसा नहीं है कि एक ही मत पर, एक ही बात पर निर्भर है कि हाँ भाई एक ही मत पर सहमत होते हैं कि एक ही ये चीज है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सभी सिद्धांत अपने अलग अलग मत देते हैं, एक मत नहीं है। ये भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो बच्चों का विकास होता है, उनका जो सामाजिक संदर्भ होता है, सामाजिक परिवेश होता है, उनका सामाजिक वातावरण होता है आसपास का, उनसे प्रभावित होता है। भाई, जैसे समाज में बच्चा पलेगा बढ़ेगा, वैसा ही उसके गुणों का विकास होगा। मान लीजिए कोई जो समाज है, ऐसा नहीं वो चोरी डकैती या ऐसे गलत कामों में संलिप्त है, रहता है, अगर बच्चा ऐसे समाज में रहेगा तो वो भी उसी तरह से सीखेगा, वही उसी सामाजिक मूल्यों को सीखेगा। तो जो बच्चे का सामाजिक विकास जो है बच्चे का, वो सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। तो इसलिए यह यहाँ पर सही स्टेटमेंट था ऑप्शन नंबर सी आपका। ठीक है दोस्तों, सी आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। भाई, कोई एक बच्चा है, वो पेंसिल पकड़ना नहीं जानता, लिखना नहीं जानता, पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले वो गेंद पकड़ने की क्षमता पा लेता है, गेंद पकड़ लेता है हाथों से। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? ऑप्शन ए, शीर्षगामी सिद्धांत। बी, अधोगामी सिद्धांत। सी, विकास क्रम की एकरूपता। या डी, एकीकरण का सिद्धांत। अब देखिए, ये किस सिद्धांत की ओर इशारा करता है? ये करता है आपका ऑप्शन नंबर बी, अधोगामी सिद्धांत। क्या फ्रेंड्स? अधोगामी सिद्धांत की ओर इशारा होता है कि बच्चा पेंसिल पकड़ना या लिखना नहीं जानता है अभी, लेकिन वो गेंद पकड़ने में सक्षम है, गेंद पकड़ने की क्षमता उसने पाली है। तो उसको जो पूरा हाथ है उसका यूज कर पा रहा है वो, लेकिन विशिष्ट या स्पेशल चीज़ों का यूज नहीं कर पा रहा। भाई, लिखना आप उंगलियों से करते हैं, दो तीन उंगलियां मिला करके आप पेन पकड़ते हैं, फिर लिखते हैं। उसके बाद सूक्ष्म गतिक कौशल जो है वो नहीं कर पाता, लेकिन जो बड़े तौर पर जो आपका होता है पूरे हाथ का प्रयोग वो कर पा रहा है। गेंद पकड़ रहा है, गेंद पकड़े पूरे हाथ से पकड़ेगा, तो उस स्थिति में आपका सिद्धांत हो जाएगा आपका अधोगामी सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है?
भाई जो जीन पियाजे ने आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें क्या पूछा आपसे, जो विकास का कौन सा काल है ऐसा जब बालक वस्तुओं को के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, जो प्रतीकों को पहचानने लगते हैं बच्चे, सिंबल्स को पहचानने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उनमें उभरनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो कौन सी अवस्था है? तो ऑप्शन है आपके ए पूर्व संक्रियात्मक काल, बी मूर्त संक्रियात्मक काल, सी उत्तर संक्रियात्मक काल या डी औपचारिक संक्रियात्मक काल। तो देखिए वो आपकी अवस्था हो जाएगी, वो आपका काल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्व संक्रियात्मक काल। ये आपका पूर्व संक्रियात्मक काल कब से कब तक चलता है भाई? 2 से 7 तक चलता है। 2 से 7 वर्ष तक होती है ना पूर्व संक्रियात्मक या प्राक संक्रियात्मक भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। ये आपकी पियाजे की 4 अवस्थाएं थी संज्ञानात्मक विकास की। संवेदीगामक 0 से 2, पूर्व संक्रियात्मक दूसरी स्टेज होती है 2 से 7, ठीक है। आपकी मूर्त संक्रियात्मक आपकी 7 से 11 और अमूर्त आपकी 11 प्लस चलती है, ठीक है दोस्तों। ये 4 थी, यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही था। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कणा आधारित होती है। भाई मान लीजिए कोई 9 वर्ष का बच्चा है तो उसकी जो नैतिक तर्कणा होगी, वो नैतिक तर्क जो करेगा वो किस आधार पर करेगा? ऑप्शन ए किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं, बी कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उससे व्यक्ति को अपनी आवश्यकता पूर्ति होती है, ऑप्शन नंबर सी नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ मिलना चाहिए, या डी सही कार्य वह है जो उस व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित करता है। तो देखिए भाई कोई 9 वर्ष का बच्चा है, अब उसको बताना है आपको कोई जो वो नैतिक तर्क करेगा, नैतिक तर्कणा होगी, वो किस आधार पर करेगा इनमें से? तो वो करेगा आपका ऑप्शन नंबर ए में क्या है भाई? किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं, यानी कि अच्छा बुरा सोचना है इसमें। तो ये आपका क्या है भाई? जो आपका कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है उसके आधार पर एक प्रश्न पूछा गया था। तो वे आपका जो 9 साल का बच्चा होता है ये आपका पूर्व परंपरागत श्रेणी का होता है। पूर्व परंपरागत जो आपकी पहली जो स्टेज होती है पूर्व परंपरागत, उसमें आएगा। तो पूर्व परंपरागत जो आपकी नैतिक तर्कणा किसके सिद्धांत आधार पर होती है? पूर्व परंपरागत अवस्था वो होती है अच्छा या बुरा को, अच्छाई और बुराई को निर्धारित करना। अच्छा लड़का अच्छी लड़की बोलते हैं ना, किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई को या बुराई को निर्धारित करते हैं। तो 9 वर्ष के बालक की तर्कणा अच्छे या बुरे के आधार पर होगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? अब अधिगम क्या है भाई? लर्निंग क्या होती है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा है यहाँ पर। ऑप्शन ए ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया, बी ज्ञान प्राप्ति की एक निष्क्रिय प्रक्रिया, सी अभ्यास व दोहराव की प्रक्रिया, या डी उद्दीपन प्रतिक्रिया के संबंधों की प्रक्रिया। देखिए भाई लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो अधिगम होता है वो होता है आपका ज्ञान के निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया। भाई ज्ञान के निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया जो है वो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम कहलाता है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र की बुनियादी मान्यता क्या है? जो भाई बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र होता है उसकी बुनियादी मान्यता क्या है, ये पूछी गई आपसे। ऑप्शन आपके ए विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति प्रोत्साहित करने का सर्वोत्तम तरीका इनाम और दंड का इस्तेमाल करना है। कि भाई बच्चों को प्रोत्साहित करना है, उनके लिए सबसे अच्छा तरीका या तो इनाम दे दीजिए या आप उनका क्या नाम है दंड दे दीजिए उनको। तो ये है ऑप्शन बी अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों के अनुभवों और परिप्रेक्ष्यों को कक्षागत प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी अधिगम वातावरण द्वारा संचालित और नियंत्रित है, या डी अधिगम पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों के इर्द गिर्द केंद्रित होना चाहिए। अब देखिए ये बाल केंद्रित जो शिक्षण शास्त्र है या बच्चे को केंद्र में रख करके पूछा गया है क्वेश्चन, तो उसी का ध्यान में रखते हुए आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी क्या कह रहा है भाई? अध्यापन के दौरान जो आपकी शिक्षण प्रक्रिया चल रही है उसके दौरान विद्यार्थियों के जो अनुभव होते हैं, उनके परिप्रेक्ष्य होते हैं, वो उनके क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, क्या संप्रत्य हैं बच्चों के, उनको कक्षागत प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। तभी बच्चे में जो अच्छे से इफेक्टिव लर्निंग होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, सरकारी स्कूलों के अध्यापक बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम की किस धारा के तहत प्राइवेट ट्यूशन के लिए प्रतिबंधित है? भाई जो सरकारी टीचर होते हैं, कल को आप भी सरकारी टीचर बनेंगे तो ये पूछा है कि भाई सरकारी टीचर जो होते हैं उनको किस धारा के अंतर्गत जो है उनको प्राइवेट ट्यूशन के लिए मना किया गया है या प्राइवेट ट्यूशन प्रतिबंधित किया गया है आरटीई की कौन सी धारा के द्वारा? ऑप्शन आपके ए 20, बी 28, सी 22 या डी 25। देखिए भाई आरटीई की धाराएं भी याद करनी पड़ेंगी आपको। 38 धाराएं आरटीई में
है ना। तो ये आरटीई की जो धारा है ये है आपकी 28 नंबर की। जो 28 धारा है, आरटीई की 28 धारा है, वो कहती है कि जो सरकारी अध्यापक हैं वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं लेंगे, उनको प्राइवेट ट्यूशन की मनाही की गई है धारा 28 में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था। जो आपका ओबीबी था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसका किसका परिणाम था, किसके तहत आया था ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड? ऑप्शन ए, कोठारी आयोग 1964 से 66 के अंतर बीच आया था। बी, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2005, यानी एनसीएफ 2005 की बात हो रही है यहाँ पर। सी, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986, जो आपकी शिक्षा नीति थी 1986 वाली। या डी, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2000, एनसीएफ 2000। तो ये किसका परिणाम था भाई? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यानी ओबीबी था आपका, जो शिक्षा नीति हमारी राष्ट्रीय शैक्षिक योजना थी 1986 वाली, उसका परिणाम था ओबीबी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसका उद्देश्य क्या था भाई ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का? इसका उद्देश्य था कि जो बच्चे स्कूलों में जो बुनियादी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सभी उपलब्ध हो कराई जानी चाहिए, जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, ये सभी जो टाट पट्टी होगी बच्चों के बैठने की, ये बुनियादी चीज़ें की जो आवश्यकता थी उनको पूर्ति करना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य था। ये आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत आया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक ना करे, क्योंकि भाई देखिए कोई बच्चा कोई अध्यापक है वो बच्चों को उनकी आईक्यू लेवल के आधार पर कोई केवल स्थिर समूह में पृथक ना करे। क्यों नहीं करे, ये पूछा आपसे, क्यों नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए, यह अध्यापक के लिए सुविधाजनक है। बी, यह विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है। सी, यह बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतः सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता। या डी, बुद्धि लब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। तो देखिए भाई वो इसलिए नहीं है कि जो बुद्धि लब्धि है आपकी आईक्यू है वो बुद्धि लब्धि संकल्पना एक स्थायी नहीं है, ये अस्थायी होती है। तो ये आपको एक ही स्थिर समूह में पृथक पृथक अध्यापक को नहीं करना चाहिए बुद्धि लब्धि के आधार पर, क्योंकि बुद्धि लब्धि की संकल्पना जो है वो स्थायी नहीं है, अस्थायी होती है। ठीक है, तो स्थिर समूह में नहीं करना चाहिए आपको पृथक। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं। भाई एक स्टेटमेंट है ये कि पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं, हार्ट से सोचती हैं। तो यह कथन क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए, लैंगिक विभेदीकरण। बी, लैंगिक रूढ़िवाद। सी, दोनों लिंगों के बीच आनुवांशिक भेद। या डी, लैंगिक स्थिरता। अब देखिए भाई ये जो स्टेटमेंट है ये दर्शाता है आपका लैंगिक रूढ़िवाद को, ये क्योंकि ये एक धारणा चली आ रही है पहले से ही, इसको धारण ज्यों की त्यों आपको मान लेना, वो एक लैंगिक रूढ़िवाद होता है लिंग के आधार पर कि भाई पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं केवल अपने हृदय से सोचती हैं। तो ये एक आपने मान लिया है पहले से ही लिंग के आधार पर कि पुरुष दिमाग से सोचते हैं, महिलाएं हृदय से सोचती हैं। तो ये एक लैंगिक रूढ़िवाद का होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? लैंगिक रूढ़िवाद। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? भाई जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं आपके, व्यक्तिक विभिन्नताएं होती हैं, इसका प्राथमिक कारण क्या होता है? ऑप्शन ए, पर्यावरणीय कारक। बी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। सी, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति। या डी, जन्मजात विशेषताएं। तो भाई देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, जो आपकी व्यक्तिगत विभिन्नता होती है वो आपकी आनुवंशिकता और आपके पर्यावरण के बीच जो पारस्परिक क्रिया होती है उसके आधार पर होती है। जो व्यक्तिगत भिन्नता भाई प्रत्येक व्यक्ति में एक दूसरे से भिन्न होता ही है, चाहे वो रुचि में हो सकता है, चाहे बोलने की भाषा बोलचाल में हो सकता है, कद काठी में हो सकता है ना, मानसिक रूप से हो सकता है, वो किसी भी दिखने में हो सकता है, भाई कोई सुंदर है, कोई ऐसा, मतलब समझ रहे हो आप? तो वो किसी भी चीज़ में आप विभिन्नता हो सकती है एक दूसरे में से। तो वो इसीलिए होती है जो आनुवंशिकता के रूप में आपके जीन्स के रूप में जो प्राप्त होते हैं आपके पूर्वजों से वो गुण, और जो आपका आसपास का पर्यावरण है, परिवेश है, जिस परिवेश में आप रह रहे हैं, पले बड़े हैं, तो उसकी जो पारस्परिक क्रिया होती है उसके आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, माना आपके पास 500 रुपये हैं। अब भाई देखिए क्वेश्चन आया सीटेट का, तो एक ऐसे ही लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, हालांकि इसमें करना कुछ नहीं, आपको एक कॉन्सेप्ट है बस, एक तो डराने के लिए क्वेश्चन लंबे देते हैं, बस कुछ नहीं है। माना आपके पास 500 रुपये हैं, आप बाजार जाते हैं, भाई आप बाजार गए 500 रुपये लेकर के, और 150 रुपये की तो आपने सब्जी खरीदी, 275 रुपये के फल खरीद लिए, कुछ भी सेब केला अमरूद कुछ भी ले लिया आपने, 50 रुपये का आप दूध ले लिया आपने। तो आप बाजार में मोहन से मिलते हैं। भाई
आप 500 रुपये लेकर बाजार में गए, 150 रुपये की सब्जी ली, 275 के फल ले लिए, 50 का दूध ले लिया। अब आपको बाजार में मिल गया मोहन, आपका दोस्त, तो उसे कुछ पैसे चाहिए कि भाई वो पैसे मांग रहा है आपसे, तो आप उसे कितने पैसे देंगे। अब देखिए समझ के आधार तो क्वेश्चन है, कोई इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग थोड़ी करना है, आपसे सीधा इधर डराने के लिए होता है, आपको डरना नहीं है क्वेश्चन देख करके, ठीक है। तो यह उदाहरण है। अब ये उदाहरण किस चीज का है ये पूछा आपसे बस। ऑप्शन ए समझ आधारित प्रश्न का, बी ज्ञान आधारित प्रश्न का, सी अनुप्रयोग आधारित प्रश्न का, या डी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। तो भाई देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये प्रश्न उदाहरण जो है, ये किस प्रकार का है, तो ये है आपका अनुप्रयोग आधारित प्रश्न का, कि जो अनुप्रयोग हो रहा है भाई 500 रुपये लेकर गया, 150 की सब्जी खरीदी, 275 फल, 50 के दूध, जोड़ जाड़ करके जितने भी उसके पास बचे वो मोहन को देगा, भाई 500 में से वो घटा के वो मोहन को देगा। आपको जोड़ घटाना नहीं करना, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा था कि उदाहरण किस प्रकार का है प्रश्न जो है, तो ये अनुप्रयोग आधारित प्रश्न का है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी। अब जो भाई देखिए कोई मानसिक रूप से पिछड़े बच्चे भी होते हैं, तो उनके लिए कौन सी व्यूह रचना है जो अच्छे से काम करेगी, ये पूछा गया आपसे। ऑप्शन आपके ए कार्यों को मूर्त रूप से समझाना, कि भाई जो कार्य होते हैं उनको मूर्त रूप से समझाएं आप, या बी विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, सी स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करना, या डी सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना। अब देखिए मानसिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं, देखिए एक कॉन्सेप्ट और समझिए, जो पिछड़े बच्चे होते हैं, पिछड़े बच्चों पर सबसे ज़्यादा अध्ययन किसने किया, सिरिल बर्ट ने। ये बहुत बार पूछा गया, पूछ लेते हैं क्वेश्चन को, पिछड़े बालकों पर जो अध्ययन किया है वो सिरिल बर्ट ने किया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं इसके आंसर पर, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्यों को मूर्त रूप से समझाना। मानसिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं, अब आप जो कार्य होते हैं उनको मूर्त रूप से समझाइए उनको, तो वो अच्छे से समझ पाएंगे, उनकी लर्निंग अच्छे से होगी, इफेक्टिव होगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, गुणज वैफल्य सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है। भाई जो गुणज वैफल्य होता है वो किससे संबंधित होता है। ऑप्शन ए गति विषयक अशक्तता से, बी दूसरों के प्रेरकों इरादों को समझने में प्रवाहिता से, सी संगीतीय योग्यता से, या डी गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से। अधिगम नहीं है, अधिगम है, ठीक है। अब बताइए आप जो गुणज वैफल्य होता है वो किससे संबंधित होता है। भाई गुणज वैफल्य यहाँ पर सीधा सीधा आपसे पूछा गया है कि भाई क्या है, डिसकैलकुलिया है ना। डिसकैलकुलिया आपने सुना होगा, भाई जो आपकी ये होती हैं लर्निंग डिसेबिलिटी होती हैं, अधिगम अक्षमताएं होती हैं, डिसलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता, डिसग्राफिया लिखने की अक्षमता, डिस्प्रैक्सिया भाषा की अक्षमता, है ना, ये सभी होती हैं। तो आपकी जो ये गुणज वैफल्य है ये आपकी वो होती है डिसकैलकुलिया, ठीक है दोस्तों। ये होती है आपकी डिसकैलकुलिया, गणित संबंधी जो अक्षमता होती है वो होती है डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया कैलकुलस से समझ सकते हैं, जैसे कैलकुलेटर होता है, कैलकुलिया डिसकैलकुलिया, ये आपकी जो गणितीय संकल्पों से अधिक जो कठिनाई होती है गणित में उसको बोला जाता है डिसकैलकुलिया। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, छात्रों का एक समूह अन्य छात्रों को परेशान करता हुआ पाया गया, आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। भाई आप कल को टीचर बनेंगे, ठीक है। अब आपने पाया कि कोई ऐसा होता है ना, बहुत सा होता है कि अलग अलग छात्रों के समूह रहते हैं, भाई एक समूह ये एक समूह अलग अलग बटे रहते हैं, तो एक समूह दूसरे समूह को परेशान करता हुआ पाया गया। आपने देखा कि भाई वो एक समूह दूसरे समूह को परेशान कर रहा है, तो आपकी उस पर प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, आपका रिएक्शन क्या होगा उस टाइम। ऑप्शन ए छात्रों को दंडित करना, बी पालकों को लाने के लिए भेजना, सी छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर परामर्श देना, या डी उन्हें कड़ी चेतावनी देना। तो देखिए भाई उस समय आपकी जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी कि छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर परामर्श दें, कि भाई छात्र जो हैं उनको व्यक्तिगत तौर पर अपने पास बुला करके बिठा करके उनको व्यक्तिगत तौर पर आप परामर्श दें। ये आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा गलत है, ये अब उनको समझाना चाहिए, परामर्श देना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, रूही को पूरा यकीन है कि वह गणित की आगामी परीक्षा में पिछली बार की तरह ही असफल होगी। भाई कोई बच्ची रूही है, उसको पूरा यकीन है कि वो गणित की जो आगे आने वाली परीक्षा है उसकी वो उसमें पहले की तरह ही, पिछली बार की तरह ही वो असफल हो जाएगी, और इसीलिए उसने उस विषय में मेहनत करना छोड़ दिया है। भाई उसको यकीन है वो असफल हो जाएगी और इसलिए उसने जो गणित है उसको पढ़ना भी छोड़ दिया है, मेहनत भी नहीं कर रही है उस विषय में। वैसे भी उसकी शिक्षिका को उससे मंद अपेक्षाएं ही हैं, भाई उसकी जो शिक्षिका है उसको भी कुछ उससे खास अपेक्षाएं नहीं हैं। इससे आप रूही के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं।
अब आपको रूही के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग? ऑप्शन ए, वह आलसी है और बहाने बनाती रहती है। बी, अधिगम असाध्यता का अनुभव कर रही है। सी, पलायनवादी प्रवृत्ति की है। या डी, वह एक विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाली विद्यार्थी है। अब भाई देखिए, उसे पता है कि भाई गणित की परीक्षा आ रही है, लेकिन वो असफल हो जाएगी, इसलिए उसने पढ़ना भी छोड़ दिया और उसके टीचर को भी उससे कोई उम्मीद नहीं है। तो इसमें क्या अनुमान लगाना चाहिए आपको? वो अनुमान लगाएंगे आप कि जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा, अधिगम असाध्यता का अनुभव कर रही है। जो रूही है वो अधिगम असाध्यता का अनुभव कर रही है, क्योंकि उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा नहीं डर के नहीं भागना चाहिए अपनी चुनौतियों से। एक तरह से चुनौती आई भाई कि गणित में वो अच्छे नहीं है और उसको मेहनत भी नहीं कर रही है, वो डर के भाग रही है एक तरह से, तो उसको अधिगम असाध्यता का वो अनुभव कर रही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में अधिसंज्ञानात्मक विकास को सुसाध्य करना चाहता है, निम्न में से कौन सा कौशल इस उद्देश्य के लिए सहायक नहीं होगा? देखिए, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, नहीं को, क्योंकि आप जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं और नहीं पढ़ पाते हैं, क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत हो सकता है, तो इसको जरूर ध्यान देना है। आपसे नहीं पूछा है। ऑप्शन आपके ए, मूल्यांकन, बी, प्रबोधन, सी, योजना बनाना, या डी, रटकर याद रखना। अब देखिए, इसमें तो सीधा सा आपको दिख ही गया, जहाँ भी रट्टाफिकेशन या रटना, ये सभी कंठस्थ याद करना, ये सभी होती हैं, ये तो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, और जो हमारा पेडागोजी या शिक्षा शास्त्र है इन सभी को नकारता है। तो ये हम यही हमारा नहीं पूछा था, तो वही नहीं है भाई, रटकर याद रखना ये नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता, शिक्षक की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? भाई देखिए, कोई आपकी क्लास में बच्ची है शिवानी, उसने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, लेकिन आप उस प्रश्न का उत्तर तत्काल नहीं दे सकते, आपको उस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है, नहीं आता है, तो उस स्थिति में आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, आपका रिएक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए कि भाई हाँ चुप करके बैठ जा, ऐसे कर देना चाहिए। या बी, शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बांट देना चाहिए कि भाई अन्य बातों में उसका ध्यान बांट दीजिए कि इसने क्वेश्चन पूछा है, हमें नहीं आता, और बातें कुछ और बातें निकाल दीजिए क्लास में कि उसका ध्यान बट जाए। ऑप्शन सी, शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता हूँ। अब या आप ये बोल दें डायरेक्ट कि भाई मैं नहीं जानता हूँ इसका उत्तर। या ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है आपसे, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। तो देखिए भाई, इसमें आपको प्रतिक्रिया यही होनी चाहिए कि जो शिक्षक है उसको इस प्रश्न का उत्तर बाद में सोच समझ करके सही उत्तर देना चाहिए, चाहे भले वो अगले दिन दे उसको उत्तर को, तो उसको बाद में सोच समझ करके उस उत्तर को देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट जवाब है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भाई जो आपस में एक दूसरे से हम संवाद करते हैं, तो इसको प्रक्रिया को कहते क्या है? ऑप्शन ए, संप्रेषण, बी, ग्राह्यता, सी, प्रदाता, या डी, संचारकर्ता। तो भाई देखिए, संवाद करने की जो प्रक्रिया होती है, आपसी बातचीत करने की जो प्रक्रिया होती है, इसको आप कहा जाता है संप्रेषण। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? संप्रेषण, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं आप कम्युनिकेशन, है ना, इंग्लिश वर्ड है आपका कम्युनिकेशन, और इसको बोलते हैं आप संप्रेषण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।